आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हर माता-पिता के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बच्चे का तेज बुखार और उसके साथ अचानक आने वाले दौरे। इसे फेब्राइल सीजर्स करते हैं। ये देखने में इतना डरावना होता है कि उस वक्त दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की कुछ गाइडलाइंस हैं जो खास तौर पर माता-पिता के लिए ही तैयार की गई हैं। तो आज हम इस डर को जानकारी से बदलने की कोशिश करेंगे। ये है क्या, क्यों होता है और सबसे जरूरी, जब ये हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मामले में सही जानकारी ही सबसे बड़ा सहारा है। ये गाइडलाइंस सिर्फ मेडिकल फैक्ट्स नहीं है, ये घबराहट के उन पलों के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है। इनका मकसद डर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे सही एक्शन में बदलना है, ताकि हम बच्चे की मदद कर सकें, न कि बेबस खड़े रहें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये फेब्राइल सीजर आखिर भला क्या है? आसान भाषा में इसे कैसे समझें? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक ऐसा दौरा है जो 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों में तेज बुखार के साथ आता है। आमतौर पर जब शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। ये दिमाग में एक तरह का, कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट जैसा है जो तेज बुखार की वजह से होता है। अच्छा, और सबसे ज्यादा ये 12 से 18 महीने के बच्चों में देखा जाता है, उस उम्र में क्यों? क्योंकि तब उनका दिमाग तेजी से विकसित हो रहा होता है और तापमान के बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। शॉर्ट सर्किट, ये एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। गाइडलाइंस में इसके लक्षणों का भी जिक्र है, जो असल में सबसे डरावना हिस्सा है। हाँ, क्योंकि बच्चा अचानक अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ सकती हैं या एक जगह टिक सकती हैं, दांत भिंच सकते हैं, मुंह से झाग आ सकता है और हाथ पैरों में तेज झटके या अकड़न हो सकती है। और ये सब देखना किसी भी माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादातर ये दौरे बहुत छोटे होते हैं, मुश्किल से 1 या 2 मिनट, और लगभग हमेशा 5 मिनट के अंदर अपने आप रुक जाते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात रोक कर पूछनी है। ये सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा हम मिर्गी या एपिलेप्सी के बारे में सोचते हैं। गाइडलाइन इस बारे में बहुत मजबूती से एक बात कहती है ना? बिल्कुल, और ये शायद आज की बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। गाइडलाइंस साफ कहती हैं, फेब्राइल सीजर मिर्गी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, तो दोनों में फर्क क्या है? मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दौरे बिना बुखार के भी आते हैं। फेब्राइल सीजर सिर्फ और सिर्फ बुखार से जुड़ा है। एक बार बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तो दिमाग इतना परिपक्व हो जाता है कि बुखार उसे इस तरह से प्रभावित नहीं कर पाता और यह समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। ये सुनकर बहुत बड़ी राहत मिलती है। मतलब ये दिमाग की कोई स्थायी बीमारी नहीं है। ये बस तेजी से बढ़ते तापमान पर शरीर की एक अस्थायी प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है? क्या कुछ बच्चों का दिमाग इस शॉर्ट सर्किट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका कोई एक सटीक कारण अभी तक विज्ञान को भी नहीं पता है, लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो यही है कि कुछ बच्चों का दिमाग जो अभी विकास की प्रक्रिया में है, तापमान के तेज बदलाव को झेल नहीं पाता। जब किसी इन्फेक्शन जैसे सर्दी खांसी या कान के इन्फेक्शन की वजह से बुखार बहुत तेजी से चढ़ता है। तो दिमाग के न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अचानक गड़बड़ा जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ ऊंचे तापमान की बात है या फिर तापमान के बढ़ने की रफ्तार की? मतलब क्या 101 से 104 डिग्री तक धीरे धीरे पहुंचने वाले बुखार से ज्यादा खतरा उस बुखार से है जो आधे घंटे में 99 से 102 पर पहुंच जाए? ये बहुत ही शानदार सवाल है और ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि तापमान कितना ऊंचा गया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो कितनी तेजी से बढ़ा। दिमाग को उस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने का समय नहीं मिलता और वो एक तरह से ओवरलोड हो जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जब भी किसी चीज का कोई पक्का कारण नहीं पता होता, तो अगला सवाल हमेशा यही आता है कि कहीं इसका मेरे परिवार से तो कोई लेना देना नहीं। गाइडलाइन में जेनेटिक्स के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, और यहाँ भी एक बारीकी है। गाइडलाइन कहती है कि ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, लेकिन इसमें एक जेनेटिक झुकाव या प्रीडिस्पोजिशन जरूर होता है। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों को फेब्राइल सीजर होता है, उनके परिवार में, जैसे माता-पिता या भाई-बहन में, लगभग 10 से 20% लोगों को बचपन में ऐसा होने का इतिहास मिल सकता है।
तो मतलब ये हुआ कि ये सीधे तौर पर विरासत में मिली बीमारी नहीं है, बल्कि एक तरह की संवेदनशीलता है जो परिवार में चल सकती है। सही कहा। और इसी से जुड़ा अगला सवाल है, अगर एक बार हो गया तो क्या ये दोबारा होगा? ये एक बहुत आम चिंता है। गाइडलाइन के अनुसार जिन बच्चों को एक बार फेब्राइल सीजर होता है, उनमें से लगभग 30 से 40% बच्चों को ये दोबारा हो सकता है। और कुछ चीजें हैं जो इस खतरे को थोड़ा और बढ़ा देती हैं। वो क्या है? ये जानना जरूरी है ताकि माता-पिता मानसिक रूप से तैयार रहें। बिल्कुल। इसके 4 मुख्य रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं। पहला, अगर बच्चे को पहला दौरा 18 महीने की उम्र से पहले हुआ हो। दूसरा, अगर परिवार में किसी और को भी फेब्राइल सीजर का इतिहास रहा हो। अच्छा। तीसरा, अगर दौरा आने से बस 1 घंटे पहले ही बुखार चढ़ना शुरू हुआ हो, जो हमारी रफ्तार वाली बात को सही साबित करता है। और चौथा, अगर दौरा अपेक्षाकृत कम तापमान वाले बुखार जैसे 101 डिग्री पर ही आ गया हो। तो अगर इनमें से कोई भी फैक्टर मौजूद है तो दोबारा होने की आशंका बढ़ जाती है? हाँ। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि ये क्या है और ज्यादातर मामलों में खतरनाक नहीं है। लेकिन उस वक्त जब ये हो रहा होता है, तब ये सारी जानकारी दिमाग से निकल जाती है। उस वक्त सिर्फ एक सवाल होता है, मैं अभी क्या करूं? गाइडलाइंस में उस पल के लिए बहुत साफ क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट है। पहले बात करते हैं दौरा पड़ने के दौरान क्या करना है। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम है, शांत रहें। आपकी घबराहट स्थिति को और खराब कर सकती है। शांत रहकर ही आप सही कदम उठा पाएंगे। और फिर बच्चे को तुरंत किसी सुरक्षित समतल जगह जैसे फर्श पर आराम से करवट के बल लिटा दें। करवट से लिटाना क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि दौरे के दौरान मुंह में बनी लार या अगर उल्टी हो जाए तो वो सांस की नली में जाने की बजाय बाहर निकल जाती है। इससे बच्चे का दम घुटने का खतरा टल जाता है। ठीक है। कपड़े जैसे शर्ट का बटन ढीला कर दें ताकि सांस लेने में कोई रुकावट ना हो। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह जो गाइडलाइन देती है, अगर मुमकिन हो तो अपने फोन से एक छोटा सा वीडियो बना लें। वाह, ये तो बड़ा ही अनोखा सुझाव है। मतलब उस घबराहट के पल में फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करने की बात, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली बार सुनने में लग सकता है, लेकिन ये डॉक्टर के लिए सोने के बराबर है। आपका बनाया हुआ 15-20 सेकंड का वीडियो डॉक्टर को ये समझने में मदद करता है कि दौरा किस तरह का था, शरीर के किस हिस्से में झटके थे, आंखें कैसी थीं। ये जानकारी इलाज की दिशा तय करने में बहुत काम आती है। ये डॉक्टर को अपनी आंखों से वो सब कुछ दिखा देता है जो आप शायद शब्दों में बयां ना कर पाएं। ये तो बहुत ही समझदारी की बात है। अब आते हैं उस लिस्ट पर जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, क्योंकि गलत काम करने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सबसे पहली चीज, बच्चे को कसकर पकड़ने या उसके झटकों को रोकने की कोशिश ना करें। दूसरा, उसके मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश ना करें, ना पानी ना दवा। उस वक्त वो कुछ भी निगल नहीं सकता और वो चीजें सांस की नली में अटक सकती हैं। और वो जो पुरानी धारणा है कि मुंह में चम्मच डाल दो ताकि जबान ना कटे, ये एक बहुत ही खतरनाक मिथक है। ऐसा करने से बच्चे के दांत टूट सकते हैं, मसूड़े जख्मी हो सकते हैं और फायदा कुछ नहीं होता। और वो चाबियों का गुच्छा हाथ में देना, वो भी। इसी तरह एक और टोटका है, बच्चे के हाथ में लोहे की कोई चीज जैसे चाबियों का गुच्छा पकड़ा देना। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इससे बच्चे को चोट लग सकती है। तो सीधी सी बात है, बच्चे को सुरक्षित रखें और उसे अपना दौरा पूरा करने दें। और अगर दौरा 5 मिनट से ज्यादा लंबा चले, क्योंकि आपने कहा था कि ज्यादातर दौरे छोटे होते हैं। अगर दौरा 3 से 5 मिनट से ज्यादा लंबा हो रहा है तो ये एक इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे में आपको तुरंत मेडिकल मदद के लिए फोन करना चाहिए या बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले जाने की तैयारी करनी चाहिए। कुछ मामलों में डॉक्टर पहले से ही एक नेजल स्प्रे, मतलब मिडाजोलम नेजल स्प्रे लिखकर देते हैं, जिसे ऐसी स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो दौरे का वक्त निकल गया, बच्चा अब शांत है, शायद थोड़ा थका हुआ या चिड़चिड़ा है। अब माता पिता के मन में भविष्य को लेकर सवाल उठने शुरू होते हैं। पहला सवाल, क्या मेरे बच्चे के दिमाग में कोई गड़बड़ है? क्या हमें MRI या EEG जैसे बड़े बड़े टेस्ट करवाने चाहिए? गाइडलाइन इस बारे में बहुत साफ है। अगर बच्चे को सिंपल फेब्राइल सीजर हुआ है तो इन टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल का मतलब क्या है? हाँ, सिंपल का मतलब है कि दौरा 15 मिनट से कम समय तक चला, पूरे शरीर में एक जैसा था और 24 घंटे में सिर्फ एक बार हुआ। अच्छा, ऐसे मामलों में MRI या EEG से कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिलती। तो सिंपल का मतलब हुआ छोटा, दोनों तरफ एक जैसा और एक बार में एक। हाँ, और कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इनमें से कोई भी नियम टूट जाए। बिल्कुल। अगर दौरा 15 मिनट से ज्यादा चले या सिर्फ शरीर के एक हिस्से में,
जैसे सिर्फ एक हाथ या पैर में हो, या 24 घंटे में एक से ज्यादा बार हो जाए, तो उसे कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर कहते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर दौरे के किसी और कारण का पता लगाने के लिए ये टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामले तो सिंपल ही होते हैं। हाँ, 90% से ज्यादा मामले सिंपल ही होते हैं। और क्या इन बच्चों को रोजाना दौरे रोकने की दवा देनी पड़ती है, जैसा मिर्गी में होता है? सिंपल फेब्राइल सीजर के मामलों में, चाहे वो एक बार हो या बार बार, रोजाना दवा देने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। क्यों? इसका कारण ये है कि ये दौरे बच्चे को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि दौरे रोकने वाली दवाओं के अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दवाओं का नुकसान उनके फायदे से कहीं ज्यादा हो जाता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स मामलों में डॉक्टर स्थिति के अनुसार फैसला ले सकते हैं। और अब वो सबसे बड़ा सवाल जो हर माँ बाप के मन में उस दौरे के बाद से घूम रहा होता है, तो क्या इसका मेरे बच्चे के भविष्य पे कोई असर पड़ेगा? क्या इससे उसे आगे चलकर मिर्गी हो जाएगी? क्या उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी समझ पर कोई फर्क पड़ेगा? ये शायद इन गाइडलाइंस की सबसे राहत देने वाली जानकारी है। सिंपल फेब्राइल सीजर वाले बच्चों में भविष्य में मिर्गी होने का खतरा सिर्फ 1% होता है, जो कि आम आबादी के लगभग बराबर ही है। मतलब जिसे कभी फेब्राइल सीजर नहीं हुआ, उसे भी मिर्गी होने का उतना ही खतरा है? बिल्कुल, इससे कोई अतिरिक्त खतरा नहीं बढ़ता। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक माता पिता के जीवन के सबसे डरावने पलों में से एक का नतीजा असल में कुछ नहीं होता। ये दौरा भविष्य के लिए लगभग कोई मायने ही नहीं रखता। गाइडलाइन असल में दौरे से जुड़े सबसे बड़े डर को ही खारिज कर रही है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा है। और जहां तक बच्चे की बुद्धि या स्कूल परफॉर्मेंस की बात है, इस पर कई स्टडीज हो चुकी हैं और सभी का यही नतीजा है कि फेब्राइल सीजर का बच्चे की बौद्धिक क्षमता या सीखने की काबिलियत पर शून्य असर पड़ता है। ऐसे बच्चों की परफॉर्मेंस अपने उन भाई बहनों के बराबर ही पाई गई जिन्हें कभी दौरे नहीं पड़े। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि फेब्राइल सीजर देखने में बहुत भयावह है, लेकिन असल में ये बच्चे के लिए उतना खतरनाक नहीं है। ये मिर्गी नहीं है, ये बच्चे के दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ये उम्र के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। सबसे जरूरी है कि उस मुश्किल घड़ी में हम शांत रहें और सही जानकारी के साथ काम लें। बिल्कुल। इस स्थिति में आपका सबसे बड़ा हथियार घबराहट नहीं, बल्कि तैयारी है। ये जानना कि क्या नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या करना है। और हाँ, ये सारी जानकारी आपको हिम्मत देने के लिए है, लेकिन ये आपके बच्चे के डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। गाइडलाइंस में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि पैरासिटामोल जैसी दवाएं बुखार तो कम कर देती हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वे दौरे को भी रोक पाएंगी। ये बात उस आम धारणा को चुनौती देती है कि बुखार कंट्रोल में रखो तो सब ठीक रहेगा। सही बात है। ये हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर कुछ बच्चों में तेजी से बढ़ता तापमान दिमाग में इस तरह की इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी क्यों पैदा करता है, जबकि बाकी लाखों बच्चों में नहीं। स्रोत कहता है कि इसका सटीक क्यों अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। ये सवाल हमें ये याद दिलाता है कि मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद हर इंसान का शरीर, खासकर उसका नर्वस सिस्टम, कितना अनोखा है और तनाव पर कितनी अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है।